हुए। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल जो है वो काफी गरमाया हुआ है क्योंकि विधानसभा चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब राजनीतिक दलों की बात हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर प्रमुख तौर पर बात की जाए तो हमने देखा कि किस तरह से इंडिया गठबंधन का कहीं ना कहीं असर अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनावों में दिखेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच प्री पोल अलायंस हो चुका है। कल आप सभी जानते हैं, ये खबर जो है वो तमाम मीडिया चैनल्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आ रही थी। ऐसे में इस समय हम नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय में मौजूद हैं। पार्टी के सीनियर लीडर रतन लाल गुप्ता जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। इनसे जानने के प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस दिन से पहले यानी कि प्री पोल अलायंस से पहले डॉक्टर उमर अब्दुल्ला की, अगर फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करें, उमर अब्दुल्ला जी की बात करें, तो प्री पोल अलायंस को लेकर वो ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे थे। लेकिन अब अचानक से स्थिति बदल गई, माहौल बदल गया और प्री पोल अलायंस जो है वो कांग्रेस के साथ हो गया। क्या कुछ विषय है, क्या कुछ रणनीति है, उसे लेकर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है रतन लाल जी नवभारत में। क्या कहेंगे अभी प्री पोल अलायंस से पहले, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब की बात करें तो किसी भी तरह के गठबंधन को लेकर वो तैयार नहीं थे, उस तरह की खबरों को लेकर वो बात नहीं कर रहे थे। लेकिन क्या कुछ रातों रात हो गया कि इस तरह से प्री पोल अलायंस करना पड़ा? नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि रातों रात ही हो गया। आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर जब चुनाव हो रहे थे और उस वक्त भी इंडिया अलायंस बना, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा कि एक नई जागृति लोगों में आई और लोगों ने महसूस किया कि इंडिया अलायंस जो है, अगर बीजेपी को कोई रिप्लेस कर सकता है तो ये एक अलायंस है जो रिप्लेस कर सकता है। और आपने देखा इलेक्शन हुआ, जो 400 पार का दावा करते थे या 370 बीजेपी जो दावा करती थी, तंजीन कहते थे कि वो 370 सीटें हम पार करेंगे, तो उनको 240 पे ही रोक दिया गया और बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। ये इस इंडिया अलायंस का ही कमाल है। तो यही बातों, इन्हीं बातों को सामने रखते हुए जो घटक दल हैं इंडिया अलायंस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इसकी एक मिसाल आपके सामने है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंडिया अलायंस का एक अकार्ड जो हुआ, उसमें भी आपने देखा कि बीजेपी यहाँ 46% उसका वोट शेयर था, वो गिर के 24% पे आ गया। और असेंबली सेगमेंट्स वाइज भी अगर आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 34 सीट्स पे जीते हैं उस इलेक्शन में, बाकी तमाम पार्टियां पीछे थी। तो हमारा कहने का मकसद है कि भाई गठबंधन बनाने का मेन मुद्दा यही होता है कि जो वोट है वो बटे ना, सेकुलर वोट ना बटे। बिल्कुल। तो इसी की बना पे हमने वोट ना बटे, ये भी बात है। लेकिन यहाँ पर कल जब जम्मू में राहुल गांधी अपने पार्टी वर्कर्स को, लीडर्स को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने इस बात पर विशेष तौर पर जोर दिया कि जो कांग्रेस की जो पार्टी वर्कर्स है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उन्हें अपना ओहदा जो है वो मिलेगा। ऐसे में 90 सीटों पर जो अलायंस हो रहा है, किस तरह से इन सीटों का बंटवारा होगा, किन प्रमुख बातों को आप भी ध्यान में रखेंगे ताकि ये तालमेल बना रहे? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी जब अलायंस करते हैं तो ये बात स्वाभाविक है कि दूसरी पार्टी के वोट कैसे ट्रांसफर हो। अब मसलन जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीट मिली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिक्र होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि भाई कांग्रेस का वोट जो है वो कैसे ट्रांसफार्म हो नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ऑटोमेटिकली जब तक हम उनके वर्करों के, उनके नेतागण को, जब जो भी उनके लोग होते हैं, जब तक उनको रिस्पेक्ट और रिगार्ड नहीं देंगे तब तक वो अपना वोट जो कैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो हमारा यही कहने का मकसद है। तो ये तो एक स्वाभाविक बात है कि जब पार्टियां इकट्ठी मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं
तो उनके जो वर्कर्स हैं वो जब तक आपस में उनका तालमेल अच्छा ना हो, आपस में भाईचारे का प्रेम न भाव ना हो, जब तक उनमें आपस में मेल मिलाप ना हो और इकट्ठे मिलके एक टीम स्पिरिट की तरह काम ना करें दोनों पार्टियां, बिल्कुल। तब तक आप देखिए कि वो क्योंकि एनसी कांग्रेस कोई पहली बार गठबंधन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर एक बात पर ध्यान दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, क्योंकि कल रविंद्र रैना ने भी इस बारे में साफ तौर पर कहा, जो बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष है, कि बैसाखी जो है वो एक दूसरे की बनने की कोशिश एनसी और कांग्रेस कर रही है। भाजपा जो है वो कश्मीर में निर्दलियों के साथ जुड़ने की कोशिश में है। इस बात का कहीं ना कहीं एनसी को डर है। देखिए, भाजपा वाले समझते हैं, मैंने आपको कहा ना कि भाई 240 पे उनको रोक दिया और बीजेपी की सरकार नहीं बनने पाई सेंटर में। वो समझते हैं कि जब तक ये जो गठबंधन है जिस मजबूती के साथ ये लड़ेगा, भाजपा वहाँ विफल हो जाएगी, मार खाएगी वहाँ पे, मतलब वहाँ भाजपा के लोग जीत नहीं पाएंगे। इसी डर की वजह से आपने देखा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में भाजपा ने कश्मीर के अंदर 3 सीटें थी, 1 सीट नहीं उतार पाई, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं है उनके पास, इसलिए उतार नहीं पाई। और सबसे बड़ा अब भाजपा को एक खौफ और डर जो है वो अलायंस से ही है, इंडिया अलायंस से ही है। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस बना है, इसमें भाजपा खौफजदा हो गई है कि ये तो दोनों मिलकर जब भाजपा के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ते हैं तो भाजपा हारती है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो इसलिए भाजपा जो है परेशान है कि साहब ये इंडिया गठबंधन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 90 में से 2/3 मेजॉरिटी तो ले ही जाएंगे। जम्मू में आप किस तरह से देख रहे हैं एनसी का जो इस समय आप जम्मू के कई सारे डिवीजन, जम्मू डिवीजन के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आपने दौरा भी किया है, किस तरह का रुझान है? लोग आपके साथ किन बातों को लेकर मुख्य तौर पर जुड़ रहे हैं, क्या कुछ उनका विचारधारा है? देखिए जी, अभी हमने श्रीनगर में, मैं भी था, तो हमने मैनिफेस्टो वहाँ रिलीज़ किया जी। मैं समझता हूँ कि ये जो मैनिफेस्टो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जो उसमें वायदे किए गए हैं, वो आज तक किसी पार्टी ने इस किस्म का बेहतरीन जो मैनिफेस्टो है पेश नहीं किया है। क्योंकि इसमें मेन बातें जो हैं वो लोगों के हित की बातें हैं। मसलन गरीब लोग जो हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको महीने का 1 गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। आज अनएम्प्लॉयमेंट की जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है, क्योंकि हमारे बच्चे जो पिछले 10 सालों से दर बदर हो रहे हैं, वो नशे की तरफ जा रहे हैं, कोई नौकरी नहीं इनको मिल रही है। तो हमने वायदा किया कि साहब हम 1 लाख नौकरी जो है वो अनएम्प्लॉयड जो हमारे यूथ है उनको देंगे। क्या इस मैनिफेस्टो में डेली वेजेस का कोई मुद्दा है? क्योंकि डेली वेजेस से आज जब सवाल पूछा जाता है तो उन्हें कहा जाता है कि पुरानी सरकारों का आपका जो सिलसिला है वो उनकी वजह से है। क्या पीएचए डेली वेजेस या अन्य डेली वेजेस को लेकर कुछ फैसला? डेली वेजेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में भी है जिक्र इसका, और उससे पहले भी वायदा किया है कि जब भी हमारी सरकार आएगी फर्स्ट जो काम हम करेंगे वो डेली वेजेस का करेंगे, इनको रेगुलाइज करेंगे नॉर्म्स के मुताबिक, इनको हम रेगुलाइज करेंगे ताकि ये जो 60,000 लोग जो है सड़कों की धूल चाट रहे हैं, बाल बच्चा परेशान है उनका, तो हमारा ये इनके साथ वायदा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब तो कोलिशन गवर्नमेंट या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब भी हमारी गवर्नमेंट आई तो हम सबसे पहले ये जो डेली वेजेस का मसला है उसको हल करेंगे। उसके अलावा 200 यूनिट हम बिजली मुफ्त देंगे, लेकिन दिल्ली पैटर्न पे नहीं। दिल्ली में तो ये है ना कि भाई अगर 200 से कम हो तो मुफ्त है, और जब 250 हो जाए तो पेमेंट वो 250 की चार्ज करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये नहीं करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में ये गारंटी दी है कि 200 यूनिट सबको माफ़ किया जाएगा।
अपनी पार्टी तो 500 यूनिट फ्री सुनिए देने की बात कर रही है जी। सुनिए 200 यूनिट फ्री देंगे, और अगर 200 का 250 हो गया तो हम सिर्फ 50 यूनिट के पैसे लेंगे। 200 यूनिट जो है फ्री होगा। जैसे दिल्ली पैटर्न पे मैंने आपको बताया, उस पैटर्न पे नहीं, 200 यूनिट बिजली सबको फ्री होगी। चलिए। इसके अलावा बाकी जो हमने इसमें वायदे किए हैं बहुत ही अच्छे, गरीबों के लिए है, उसमें औरतों के लिए हैं, उसमें हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भाई जो हैं उनके लिए काफ़ी कंसेशन हम दे रहे हैं, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री जहाँ डेवलप हो। हमने टूरिज़्म में ज़बरदस्त ऐसे वायदे कर रहे हैं, और ऐसा हमने उसमें जिक्र किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिस्ट अट्रैक्ट हो। तो ये जो मैनिफेस्टो हमने अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लाया है, ये एक रेवोल्यूशन लाएगा। बिल्कुल। गुप्ता साहब, स्टेटहुड को लेकर भी ऑल पार्टी मीटिंग हुई, अभी भी स्टेटहुड को लेकर कांग्रेस में कल राहुल गांधी जी ने ये कहा कि स्टेटहुड अगर चुनावों से पहले मिल जाता है तो ये एक अच्छी बात रहेगी, नहीं तो उसे लेकर जो जंग है वो जारी रहेगी। आप किस तरह से स्टेटहुड की बात को रखते हैं सामने? देखिए सर, हमारा तो पहले नारा ही ये था कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड मिलना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि देने वाले वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि हम स्टेटहुड देंगे, लेकिन 5 साल तो हो गए हैं, नहीं दिया अभी तक। ये अब क्या बताएं हम कि भाई वायदा किया हुआ भी अगर वो नहीं निभा रहे हैं तो। क्योंकि उमर साहब ने इस बारे में एक इशारा ज़रूर किया है कि अगर स्टेटहुड नहीं मिला तो लीगल तरीका भी अपनाएंगे, कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। आपको लगता है कि इंटरफेरेंस होनी इस मामले में ज़रूरी है कोर्ट की? देखिए, इलेक्शन कैसे हो रहा है जम्मू कश्मीर में, ये भी तो कोर्ट के डायरेक्शन से ही हुआ ना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने डायरेक्शन देनी पड़ी उनको। बदकिस्मती है, हम डेमोक्रेटिक मुल्क में रह रहे हैं। डायरेक्शन देनी पड़ी कि सितंबर से पहले पहले आप इलेक्शन करवाइए। अगर नहीं डायरेक्शन दी होती तो पता नहीं आगे कब करवाना चाहिए इन्होंने इलेक्शन। तो हमारा ये कहना है कि अच्छा, जब उनको पूछा गया स्टेटहुड के बारे में भी, तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब हम स्टेटहुड देंगे, लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम पे। भैया 5 साल हो गए हैं, डेमोक्रेटिक मुल्क में हम रहते हैं, लोगों की सरकार, लोगों के लिए, लोगों में से सरकार, लेकिन हमें स्टेटहुड नहीं मिल रहा है। दुनिया में कभी सुना आपने कि भाई स्टेट से यूटी बनी? यूटी से स्टेट तो बनती है, मतलब है कर्नल से हवालदार बना लिया इसको, स्टेट को, जम्मू कश्मीर को। कहाँ स्टेट थी, कहाँ यूटी लाए? यूटी से स्टेट होती है, लेकिन स्टेट से यूटी कभी सुना नहीं आपने। जी गुप्ता साहब, जम्मू कश्मीर में कई राजनीतिक दल हैं, विपक्षी पार्टियां एक दूसरे की प्रतिद्वंदी रहती हैं चुनावों में, चाहे वो हम पीडीपी की बात करें या अन्य पार्टी की बात करें। फिलहाल पीडीपी भी जो इंडिया अलायंस का एक गुट है, अभी इंजीनियर रशीद की पार्टी की बात करें तो एक बड़ी कहीं ना कहीं चुनौती उन्होंने लोकसभा चुनावों में एनसी को भी दिया। अब दोबारा से जो है वो चुनावों में खड़े हो रहे हैं, आगे अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी से। क्या लगता है किस तरह की चुनौती आपके लिए आएगी चुनावों के दौरान? नहीं देखिए साहब, डेमोक्रेटिक मुल्क में हर एक का हक है चुनाव लड़ना, कोई उसको रोक नहीं सकता। और चुनौती की तो बात ही नहीं है, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एक मूवमेंट रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। जो भी आएगा हम उनके साथ मुकाबला करेंगे। अब तय तो लोगों ने करना है। आपको लगता है कि किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं? जो उनके साथ इस समय उनका वोटर है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में एक अच्छी खासी जीत उन्होंने दर्ज की, अब उनके बेटे जो हैं वो चुनाव में उतर रहे हैं, कि उनकी यहाँ पर उस समय अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट गढ़ जो है उनका माना जा रहा है। तो इस बार किस तरह से आप अपनी रणनीति तय करेंगे ताकि वोटर्स को आप अपनी तरफ जो है वो आकर्षित कर सकें? देखिए, हमारा तो यही कहना है कि हमने जो मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा है कि साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए, ये हमारा मैनिफेस्टो। अब
कहते हैं ना, सरदारी अवाम का हक है। अवाम जो है किसको चुनेगी, ये तो उनका हक बनता है, राइट बनता है। तो हमने ये उनके सामने रखा कि साहब ये हमारा मैनिफेस्टो है, ये हम गारंटीज देंगे, ये आपके सहूलियात देंगे, आपके हर मसले में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आपके भलाई के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये मैनिफेस्टो हमने रखा है। लेकिन अभी और मुझे पूरी उम्मीद है जी कि लोग इस मैनिफेस्टो को देख के नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वोट देंगे। अभी मुख्यमंत्री का चेहरा आपने लोगों के सामने नहीं रखा पार्टी की तरफ से। देखिए, मुख्यमंत्री पार्टी इलेक्शन लड़ रही है ना, तो उसके लिए जब भी हमारे लेजिस्लेटिव चुन के आएंगे, जो पार्टी फैसला करेगी, जो लेजिस्लेटर फैसला करेंगे, वो मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, ये तो समय बताएगा कि किस तरह से आम जनता का हाथ की सोर है, और क्योंकि लगातार इस मांग को लेकर आवाज़ भी उठाई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में पिछले कई अरसे से विधानसभा चुनाव नहीं है। हालांकि पार्टियों की किस्मत अब आने वाले समय में ही उसके बारे में पता चल पाएगा कि किस और है, क्योंकि आम जनता का हाथ जिसे है वही आज राजा है और जिसके साथ नहीं वो ही दूसरी कैटेगरी में। तो फिलहाल ये थी खास बातचीत। आप इस इंटरव्यू से जुड़ी ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार किसी नए इंटरव्यू के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।